हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका सत्तू टीवी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्म बिल के बारे में, जिसमें हम लोग कई सारे डिमेंशन को चर्चा करेंगे। देखिए, मोदी की सरकार पिछले साल जो है फार्म बिल को लेके आई थी। हालांकि उसी समय में बहुत इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, क्योंकि जब मोदी की सरकार फार्म बिल को लेके आई थी तो बहुत सारे लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया था, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स थे। बहुत सारे किसानों की यूनियन को या बहुत सारे लोगों को कंसल्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसके लिए जो है कुछ नाराजगी चल रही थी। दूसरी बात, किसानों को और भी बहुत सारे डर थे। सबसे बड़ा जो डर था वो यहाँ पे एमएसपी का था, क्योंकि देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है ना, वो किसानों को एक सिक्योरिटी अगर एश्योरेंस प्रोवाइड करवाता है कि देखिए मतलब जो भी वो क्रॉप ग्रो करेंगे उसको एक मिनिमम प्राइस तो कम से कम उसका मिल ही जाएगा। हालांकि मार्केट में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो प्राइवेट जो खरीदार होते हैं वो उतना पैसा नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी मोर और लेस किसानों के पास एक सिक्योरिटी रहती है कि जो जो फसल बेच रहे हैं उसका एक मिनिमम प्राइस सरकार उसको गारंटी कर रही है, उसको प्रोक्योर भी कर रही है। मतलब अगर मार्केट में कोई और उसको नहीं खरीदेगा तो कम से कम सरकार उसको खरीद लेगी। वैसे कि आपको बात बताता चलूं कि इस समय जो एमएसपी की हम बात करते हैं, कम से कम 23 ऐसी क्रॉप है इंडिया में जिसमें सरकार जो है एमएसपी डिसाइड करती है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे एक सोचने की बात है ये है कि जब प्रोक्योरमेंट की बात आती है तो ज़्यादातर जो फोकस है सरकार का खरीदारी पर, यानी कि वो वीट और राइस को ही किया जाता है, क्योंकि वीट और राइस जो है फूड सिक्योरिटी को कंसिडर करते हैं। हालांकि इसमें न्यूट्रिशन वाली बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हाँ, कम से कम ये दो फसलें ऐसी हैं कि सरकार इसको प्रोक्योर करती है। और ऐसा देखा गया है कि इसकी वजह से कई बार मंडियों में या फिर जो हमारे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोडाउन्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा वीट और राइस हो गया जिसकी एक्चुअली सरकार को जरूरत नहीं। बहुत बार आपने सुना होगा कि जो कीड़े मकोड़े उसको खा जाते हैं, और वो समस्याएं भी हैं। खैर वो एक अलग बात है। तो जब नए फार्म बिल आए तो किसानों को ऐसा लगा कि ये जो गारंटी दी जाती है एमएसपी के थ्रू, उनको कहीं ऐसा ना हो कि ये गारंटी जो है उनसे हट जाए और किसानों को अपनी फसलों का एमएसपी ना मिले। तो सबसे बड़ा डर जो था वो यही था। कुछ और दूसरे भी डर थे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला डर था, या फिर एसेंशियल कमोडिटी वाला जो डर था, जिसमें किसानों को ऐसा लगता था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एग्रीकल्चर में घुस जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने लगेंगे, जिसकी वजह से छोटे फार्मर्स होते हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। अगर फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के बीच में या फिर जो बड़ी कंपनी है उसके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो वो सारी सारी चीज़ें यहाँ पे थी। एसेंशियल कमोडिटी के तहत भी ये माना जा रहा था कि अभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए गरीब आदमी का। खैर ये तो इतने बड़े इशू नहीं थे। सबसे बड़ा जो इशू बेसिकली यहाँ पे था जो एमएसपी का ही था, और पहले दिन से ही किसान इसी चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि आप एमएसपी को इंश्योर कीजिए, एक कानून में लेके आइए। उनको वो कहते थे कि देखिए तीनों कानून से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस एमएसपी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दीजिए। लेकिन सरकार ने एमएसपी को खैर इंक्लूड करना, सरकार के अपने आर्गूमेंट हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि एमएसपी क्यों नहीं सरकार कर रही है, ऐसा क्या है एमएसपी में कि सरकार जो है इतना ज़्यादा इससे पीछे हट रही है। खैर वो सारी की सारी चीज़ें बाद में हैं। साल भर से आंदोलन चल रहा था, तो उस पूरी बातों से आपको मैं नहीं पकाऊंगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शुरू में जनरल सपोर्ट उसको बहुत सारा मिला, पब्लिक को सपोर्ट मिला, सेंटीमेंट्स थे। फिर बाद में जब वो लाल किले पे वाला इशू हुआ तो सपोर्ट जो है आम जनता जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गई। और फिर खालिस्तान वाला मुद्दा और मीडिया में जो माहौल बनाया गया, वो सारी सारी चीज़ें तो खैर यहाँ पे हैं ही, उसमें बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि साल भर से जब किसान डिमांड कर रहे थे तो किस सरकार मान नहीं रही थी, पीछे हटने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही थी। हालांकि कंसल्टेशन चल रही थी पार्टीज के बीच में, लेकिन कोई ऐसा कंक्लूजन यहाँ पे नहीं निकल रहा था। लेकिन फाइनली जब ये मूवमेंट अभी इतना जोर पे भी नहीं है, कि सरकार ने एकदम से अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। अभी ये जब आप न्यूज़ चैनल खोल के देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे इसको सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बेसिकली वो वाला मीडिया है जो बहुत सारे लोग इसको गोदी मीडिया भी बोलते हैं, जो सरकार की हर बात को ही फेवर करने लगता है। जब सरकार बिल लेके आई थी तभी उन्होंने सरकार को सपोर्ट किया, सरकार ने बिल खरीद लिया तभी सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो उस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक दूसरी तरह का मीडिया है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिकली एनालिसिस करता है, जो भी आप उसको बोलिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब ये जब फार्म बिल को वापस लिया गया है तो एक्चुअली सरकार ने कोई ऐसा सच कोई खास कारण नहीं बताया कि हम इसको क्यों वापस ले रहे हैं। मोदी जी ने जब स्टेटमेंट दिया या ट्वीट किया, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए ये जो फार्म बिल थे किसानों की भलाई के लिए लेके आए थे हम लोग, लेकिन हम लोग कई सारे किसानों को या एक पॉपुलेशन को विश्वास नहीं दिला पाए अपनी इस बात का, जिसकी वजह से नाराज़गी चल रही थी, और हम अपने इस बिल को वापस ले रहे हैं। तो बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि देखिए हम फार्म बिल इसीलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारे किसानों में इसको लेकर नाराज़गी थी। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सरकार का कुछ और यहाँ पे एजेंडा है इनको वापस लेने का। और उस कारणों में जो सबसे बड़ा यहाँ पे कारण दिया जाता है वो है
इलेक्शन को लेके कि यूपी में, पंजाब में और अभी कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन है। तो इस प्रोटेस्ट की वजह से, फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से जो सरकार की जो छवि बन रही थी इन स्टेट्स में, वो बहुत अच्छी नहीं बन रही थी। जनता के अंदर एक नेगेटिव मैसेज आ रहा था कि वो किसानों के फेवर में नहीं है, वो बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है एंड ऑल दैट। इस तरह का एक मैसेज जो है जनता में जा रहा था। तो जनता के सेंटिमेंट जो है वो बीजेपी की सरकार से थोड़ा दूर हट रहे थे। तो एक कुछ लोगों का मानना है कि यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से फार्म बिल को वापस लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये कोई बहुत सॉलिड रीज़न यहाँ पे नज़र नहीं आता है। हालांकि सरफेस में नज़र आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप डीप डाउन जाओगे तो लगता है कि ये रीज़न एक्चुअली है नहीं। क्योंकि देखिए, यूपी में तो इलेक्शन है, वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत सारे सर्वे और जब चीज़ें कही जाती हैं तो ऐसा माना जाता है कि यूपी में फार्म प्रोटेस्ट के बावजूद भी बीजेपी जो है वो क्लियर जो है वो विक्ट्री में यहाँ पे आ रही थी। मतलब क्लियर उसकी जीत नज़र आ रही थी, चाहे वो फार्म प्रोटेस्ट चल भी रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि यूपी में तो वैसे ही बीजेपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस इलेक्शन का वैसे भी वहाँ पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। ठीक है, 8-10 सीट का आप इधर उधर हेर फेर मान सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा रिजल्ट पे यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो ये हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूपी में हाँ भाई प्रोटेस्ट की वजह से वो सेंटीमेंट एंड ऑल दैट, हारने का डर था उनको इसलिए वापस ले लिया गया। तो बहुत ज़्यादा सॉलिड रीज़न यहाँ पे नज़र नहीं आता है। और जहाँ तक आप पंजाब की बात करते हैं तो कुछ लोगों का मानना है कि देखिए पंजाब में इलेक्शन है एंड ऑल दैट, लेकिन देखिए पंजाब में वैसे भी बीजेपी कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। एक बहुत माइनर सी पार्टी है। ज़्यादातर वहाँ पे जो है कांग्रेस है, आप है, या फिर जो शिरोमणि अकाली दल है, उनका ही ज़्यादा दबदबा है। एज एन इंडिविजुअल पार्टी बीजेपी का वैसे भी वहाँ पे कोई बहुत डोमिनेंस ऐसा नहीं है। जब भी बीजेपी ने सरकार बनाई है तो वो या तो शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर ही बनाई है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि पंजाब में इलेक्शन की वजह से बीजेपी को लगता था कहीं वो हार ना जाए। देखिए अगर वो अकेले लड़ेंगी तो वैसे भी उनकी हार है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अभी कैप्टन अमरिंदर गिल ने एक अलग पार्टी बनाने का थोड़ा बीच में संकेत दिया था कि वो बनाएंगे पार्टी और वो बीजेपी को सपोर्ट दे सकते हैं अगर बीजेपी फार्म बिल को वापस ले लेती है। तो वो थोड़ी थोड़ी समीकरण और इक्वेशन वहाँ पे बैठता ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कह सकते हाँ पंजाब में उस वजह से वो पूरा वैसे भी पंजाब में बीजेपी को आने वाली नहीं थी पार्टी, ये सबको पता है। तो इलेक्शन वाला तो ऐसा कोई यहाँ पे नज़र नहीं आता है। कारण कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, वो आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है, आप जैसा मर्जी सोचिए उसको। एक दूसरा रीज़न यहाँ पे जो मुझे लगता है वो ये है कि इंटरनेशनली जो है सरकार की थोड़ी सी यहाँ पे इमेज इंटरनेशनली थोड़ी सी कमज़ोर हो रही थी। और मोदी सरकार क्या है कि वो इंटरनेशनली अपनी इमेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। डेफिनेटली इस सरकार में, पहले सरकारें भी करती रही हैं, लेकिन मोदी जी थोड़े से ओवर कॉन्शियस हैं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनली अपने फ्रेंड सर्कल में है, एंड ऑल दैट। तो थोड़ा समझ गए होंगे मैं क्या कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो इंटरनेशनली एक इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, और किसानों की बात नहीं मानी जा रही है, जबकि ज़्यादातर किसान हमारे यहाँ पे मार्जिनल हैं, छोटे किसान हैं। और तो एक सेंटीमेंट जो था ना इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की डेमोक्रेसी को लेके या मोदी सरकार की अप्रोच को लेके, वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जा रहा था। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है फार्म बिल को यहाँ पे वापस लेने का। और दूसरी रीज़न ये है कि देखिए जब एक स्टैंड ऑफ हो जाता है ना, मतलब आप ना तो वो हटने को तैयार है ना ये हटने को तैयार है, तो कम से कम फिर किसी एक आदमी को तो पीछे आना ही पड़ेगा। पीछे आने का मतलब देखिए यहाँ पे हार नहीं है, यहाँ पे हारना नहीं है। पीछे आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार अभी पहले वाले स्टैंड पे है, तो जो पहले से स्टैंड था वही स्टैंड है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कुछ प्रोमिस जो इनसे ज़बरदस्ती करवा लिया गया, नहीं। पहले भी ये फार्म बिल नहीं थे, अभी भी फार्म बिल नहीं है। तो सिचुएशन बेसिकली वहाँ पे यही है। और जहाँ तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है, यू वेरी वेल नो कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इसके ऊपर स्टे दे दिया था। सरकार ने खुद बोल दिया था कि इसको हम लोग अभी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो वो एक भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट लागू हो रहे थे और उसको किसानों को लूटा जा रहा था, वो भी एक ऐसा समस्या नहीं है। एमएसपी को लेकर जो डिमांड थी, सरकार ने पहले कह दिया था कि देखिए एमएसपी हम लोग ना तो हटाएंगे और ना ही हमारा हटाने का कोई विचार है। लेकिन थोड़ा सा वो ट्रस्ट की है कि यहाँ पे इशू हो जाता है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था किसी वजह से। तो एक वो समस्या यहाँ पे हो सकती है। तो सरकार ने अगर ये बिल वापस लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने हार मानी है, मतलब जो चीज़ पहले स्टेटस को था वो भी अभी स्टेटस को है। तो ये कुछ इस तरह से मुझे लगता है रीज़न हो सकते हैं। और वैसे भी जब ये जो ट्रांसपोर्ट है, देखिए फार्म प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन ये फार्म प्रोटेस्ट ना सिर्फ फार्मर्स को ही इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है। जो आम जनजीवन है,
उसको भी डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। जब मैं जाता हूँ यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़, तो रास्ते में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस से तो आप जा ही नहीं सकते, समझ लीजिए आपका टाइम डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से बस वगैरह नहीं गुजर रही हैं। तो बहुत सारा ऐसा ना ट्रांसपोर्ट की वजह से जो दिल्ली में सामान आता था या दिल्ली से बाहर यूपी या उधर से जाता था हरियाणा से होते हुए, तो सामान काफ़ी रुक गया था। तो बिजनेसमैन लोग भी मेरे ख्याल से सरकार के ऊपर यहाँ पे प्रेशर जरूर डाल रहे होंगे, क्योंकि बिजनेस बहुत डाउन हो गए थे। तो एक वो भी रीज़न हो सकता है कि फाइनली सरकार ने बोला चलिए ठीक है, अभी मूवमेंट जो है बहुत हाई पॉइंट पे भी नहीं है, तो अभी अपने पैर पीछे खींच लेते हैं, तो शायद बिजनेसमैन लोग भी खुश हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट होगा, सामान इधर उधर जाएगा। तो थोड़ा सा, क्योंकि कई हज़ार करोड़ का बोलते हैं कि नुकसान हुआ है इस प्रोटेस्ट की वजह से, तो एक वो भी रीज़न यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। अल्टीमेटली सारी चीज़ें बिजनेस के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे जब सरकार ने फार्म बिल बनाया होगा, जब इसके लिए कंसल्टेशन वगैरह की होगी पार्लियामेंट में, जब ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में हुआ था, तो डेफिनेटली शिरोमणि अकाली दल या बहुत सारे और जो छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो उनके साथ मिलकर बैठ के बनाया ही होगा। तब इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इतना ज्यादा रिएक्शन होगा इसके लिए। देखिए, अगर आप एक चीज देखो, तो अगर ये आप या कांग्रेस या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो को अगर आप देखो, तो उस मैनिफेस्टो में भी ये साफ साफ बोला गया है उन्होंने कि हम लोग एपीएमसी के अंदर चेंजेस करेंगे किसी ना किसी रूप से। हो सकता है इतने रेडिकल नहीं जितने इन्होंने किए हैं, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी एपीएमसी एक्ट के अंदर चेंज करने की बात कर रही है, क्योंकि ये सबको पता है कि एपीएमसी जो इस समय स्टेट्स में लागू है वो बहुत अच्छा नहीं है और किसानों को उससे नुकसान पहुंचता है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी मानती हैं, एक्सपर्ट लोग भी मानते हैं जो एग्रीकल्चर में टॉपिक्स वगैरह में एक्सपर्ट हैं। लेकिन सरकार ने उस समय नहीं सोचा था, क्योंकि कि इतना बड़ा रिएक्शन हो जाएगा। उस सरकार को लगा था कि देखिए मैं ये जो कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा मूव होगा, बहुत सारे जो छोटे किसान हैं वो मेरी सपोर्ट में आएंगे और कम से कम कुछ माहौल बनेगा पॉजिटिव। लेकिन उसका उल्टा हो गया, और शिरोमणि अकाली दल या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने मौके को देखा और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी हटा लिया, सपोर्ट हटा लिया, और वो किसानों के साथ खड़े हो गए। तो कई बार ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब आप कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो, किसी चीज़ को सजेशन देते हो या कुछ भी, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा वो उसका वो रिएक्शन है जो आपने सोचा था। तो सरकार ना कहीं ये पासा पलट गया। ऐसा नहीं है कि सरकार को शुरू में ही पता होगा कि इतना ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा, और सरकार ने शायद सोचा होगा कि उसका वोट बैंक बन जाएगा एंड ऑल दैट, बट वो हो नहीं पाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होती है खेल में, जब आप सोचते कुछ और हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से सरकार के साथ यहीं कुछ ऐसा हुआ होगा। और वेस्टर्न यूपी, और एक समस्या मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा रेडिकलाइजेशन की भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए, सरकार के अंदर ना कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर रो वगैरह ये सरकार को रिपोर्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा रिपोर्ट दिया हो कि पंजाब में या JNK में के थ्रू कुछ रेडिकलाइजेशन वहाँ पे एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हों। खालिस्तानी मूवमेंट को भी एक कहते हैं यहाँ पे कि एक रेजुनेशन मिला है। मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे खालिस्तानी थे इस प्रोटेस्ट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो यंग लोग हैं, जो यूथ हैं, उनके अंदर एक सरकार के खिलाफ एक माहौल बनता है, सेंटीमेंट बनता है, क्योंकि इमोशनल यहाँ पे सारा एंगल हो जाता है। पंजाब तो वैसे भी एक एग्रेरियन स्टेट है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है भैया, और पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज भी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे मुझे लगता है रिपोर्ट भी मिली होंगी कि पंजाब पाकिस्तान शायद इसका कुछ फ़ायदा ना उठाए। अभी तो JNK के अंदर ही लिमिटेड है टेररिज्म, तो हो सकता है क्योंकि जैसे 90s 80s में पंजाब के अंदर भी हुआ करता था, कहीं ऐसा ना हो कि वो वाला माहौल दोबारा से बन जाए। तो एक सिक्योरिटी रीज़न भी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो सकता है इसको लेके, उसकी वजह से भी प्रोटेस्ट को वापस लिया जा सकता है। तो देखिए, कई सारे वैलिड रीज़न हो सकते हैं। सरकार ने कोई ऐसा एक अपना नहीं बताया है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हम लोग क्यों इसको वापस ले रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो लोग सरकार के पक्ष में हैं वो सरकार के उस तरीके से बात कर रहे हैं, जो अगेंस्ट में है वो उस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, लेकिन किसान अभी भी नहीं हट रहे हैं। कुछ किसान यूनियन तो खैर हट गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे किसान वहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अब MSP की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, MSP दोस्तों क्या है ना, MSP एक कानून के तहत नहीं दिया जाता है। मतलब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है ना, इसके लिए कोई कानून नहीं है। ये सरकार के पास ऑप्शनल है, वो दे या ना दे। हालांकि पॉलिटिकल रीजन की वजह से सरकार MSP देती है बहुत सारी फसलों पे, लेकिन कंपल्सन नहीं है। तो अगर वो कानून बन जाएगा तो वो कंपल्सन हो जाता है फिर। तो कोई कानून नहीं है MSP के लिए बेसिकली। तो किसान अभी जो डिमांड कर रहे हैं वो कानून की डिमांड कर रहे हैं कि आप विंटर सेशन में कानून लेके आइए और MSP को कानून के तहत हमें दीजिए। लेकिन इकोनॉमिकली और पॉलिसी वाइज भी ये बहुत एडवाइजेबल नहीं है। बहुत लोगों, एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि MSP कानून के तहत नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं। इसका एक एग्जांपल आप अमेरिका से उठा सकते हो। तो अमेरिका में हुआ क्या, 1970s में मिल्क को लेके वहाँ पे सरकार ने, पनीर को लेके, बेसिकली चीज़ को लेके, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो एनिमल रियरिंग करते थे, डेयरी फार्मिंग करते थे,
तो उनकी चीज को सरकार ने क्या किया, एक एमएसपी दे दिया उनको कानून बना के, और एमएसपी के थ्रू सरकार उनको चीज खरीदने लगी, मतलब एमएसपी भी दिया और प्रोक्योरमेंट भी दिया। तो किसान तो इससे बहुत खुश हुए, जो मतलब वहाँ पे डेयरी फार्मिंग करते थे, उनका भैया जो चीज़ है, जो मिल्क है, वो सरकार खरीद रही है अच्छे रेट पे, उनकी कमाई अच्छी खासी हो रही है, तो वो बहुत खुश हुए। लेकिन दोस्तों, खरीदना ही सब कुछ नहीं होता है, इकोनॉमी में डिमांड भी कोई चीज़ होती है। अगर सरकार से खरीदेगी और उसको आगे फर्दर डिमांड नहीं मिलेगी तो वो पड़ा हुआ सड़ जाएगा ना। तो यूएसए में ऐसा ही हुआ, 4-5 साल तक सरकार ने एमएसपी दिया, अच्छे दाम पे खरीदा उसको, और धीरे धीरे क्या हुआ कि डिमांड नहीं रही मार्केट में चीज़ की, तो धीरे धीरे जब डिमांड कम हुई लेकिन सप्लाई बढ़ती चली गई, तो सरकार के पास एक समय ऐसा आ गया कि उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं मिली चीज को, और वहां पे कुछ पुरानी केव्स थी, गुफाएं वगैरह, वहां पे सरकार को स्टोर करना पड़ा। लेकिन जब सरकार वहां पे चेंज हुई तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो एमएसपी की पॉलिसी है, गारंटीड एमएसपी बेसिकली जिसको बोलते हैं, ये सही नहीं है, और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हुए जैसा कि उन्होंने देखा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एमएसपी अगर सरकार देती है तो इस तरह की समस्याएं इंडिया में भी हो सकती हैं। अगर सरकार कानूनी रूप से एमएसपी देगी और प्रोक्योरमेंट की गारंटी देगी तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए वीट की और राइस की, जो ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा है, हमारे मंडी वगैरह में भी बहुत ज़्यादा सड़ता रहता है। तो अगर गारंटीड हम लोग देंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सरकार के पास स्टोर करने के लिए जगह ना मिले, और इतनी ज़्यादा डिमांड ना हो, वो पहले ही सड़ता रहता है और ज़्यादा ना सड़ने लगे। तो इसकी वजह से जो है सरकार एमएसपी जो है नहीं देना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल समस्याएं हैं, और बहुत ज़्यादा सरकार का जो एक्सचेकर है उसके ऊपर बर्डन यहाँ पे हो सकता है। ये कि यहाँ पे रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि सरकार अगर एमएसपी देगी किसी खास फसलों के लिए, तो फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में भी सरकार चाहती है कि लोग वीट को और राइस को ग्रो करने की बजाय दूसरी फसलों को ग्रो करें। देखिए, हरियाणा, पंजाब में, वेस्टर्न यूपी में खास बात क्या है ना, यहाँ की जो लैंड है, जो सोइल है, और यहाँ पे जो वाटर टेबल है, वो राइस को सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली जो हरियाणा पंजाब की जो लैंड है ना, वो राइस को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है, और अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसकी वजह से पानी का लेवल जो है बहुत नीचे चला गया है। तो ये कोई छुपा हुआ कोई फैक्ट नहीं है, ये एक बिल्कुल सच्चाई सी बात है। तो अगर सरकार एमएसपी दे देगी, स्पेशली अगर इन दो फसलों की बात करो, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे यही ग्रो की जाती हैं, तो हो सकता है किसान इन्हीं फसलों को ग्रो करें, क्योंकि अभी उनको पता है कि कानूनी रूप से उनको गारंटी दी जा रही है, सरकार उनसे खरीदेगी ही, सरकार की मजबूरी है। तो फ्यूचर में और अभी भी सरकार अगर चाहे कि किसान इन फसलों के बजाय दूसरी फसलों को ग्रो करें, क्योंकि पानी की किल्लत हो गई एंड ऑल दैट, तो हो सकता है किसान उससे दूर ना हटें, और किसान लगातार राइस और वीट को ग्रो करते रहें, और वाटर टेबल बहुत नीचे चला जाएगा, और लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें। तो ये भी मुझे लगता है कि रीज़न हो सकता है सरकार एमएसपी नहीं देना चाहती है, स्पेशली इन दो फसलों पे। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन जब मैं कोरा पे आता हूँ तो कोरा पे बहुत सारे क्वेश्चंस को देखता हूँ, लोग बातें करते हैं, अलग इंटरेस्टिंग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि देखिए, मेरी पहला ही एक ऑडियो है, वीडियो तो नहीं है बेसिकली, तो पहला ही है, तो पहले मुद्दा मैंने यही उठाया बिकॉज मैं कोरा पे 3-4 दिन से जा रहा था, लगातार लोग इसी बारे में क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्यों सरकार ने इसको वापस लिया है एंड ऑल दैट। तो कोशिश करेंगे आगे से इसी तरह की डिस्कशन अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग करें, और अगर आपको ठीक ठाक लगता है ये ऑडियो, और अगर आपकी कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।